सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। क्या आने वाले वक्त में मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर लेगा कि मुर्दों को जिंदा कर दे? क्या आने वाले वक्त में ऐसी चीज़ें आ सकती हैं सामने मेडिकल साइंस के ज़रिए कि फिर मौत का कोई मतलब नहीं रहेगा? अगर कोई मर भी गया तो फिर से उसको ज़िंदा कर देंगे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? आप कहेंगे ये कैसी बातें हैं, ज़िंदगी और मौत सब ऊपर वाले के हाथ में है, तो फिर इंसानों की क्या बिसात कि एक बार किसी की मौत हो जाए और फिर उसे ज़िंदा कर दिया जाए। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे जो आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस पूरी दुनिया में लगभग 600 ऐसी फैमिली है जिन्होंने किसी अपने की डेड बॉडी यानी लाश को एक ख़ास कंपनी को सौंप दिया है और कहा कि इस बॉडी की आप हिफाजत कीजिए, इसको आप प्रिजर्व करके रखिए। क्यों? क्योंकि उन्हें यकीन है कि एक रोज़ वो दोबारा ज़िंदा होंगी। अब ये कहानियाँ आपको लगेगी फिजूल है, ऐसा कौन कर सकता है? सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल आपको देता हूँ, उसके बाद पूरी कहानी एक हैरान करने वाली कहानी है। बात 2018 की है। कोलकाता में एक फैमिली रहा करता था, सुब्रत मजुमदार। सुब्रत मजुमदार की माँ बीमार थी और एक रोज़ उनकी मौत हो गई। माँ की मौत के बाद सुब्रत सदमे में थे और वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी माँ एक रोज़ ज़रूर ज़िंदा होगी और इसी यकीन के साथ कि माँ एक बार फिर से ज़िंदा होगी, सुब्रत ने यह फैसला किया कि वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे बल्कि उनकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखेंगे। और फिर उन्होंने एक कंपनी से बात की और उस कंपनी को अपनी माँ की बॉडी सौंप दी और कहा कि इस बॉडी को आप तब तक हिफाजत से रखेंगे जब तक कि आने वाले वक्त में मेडिकल साइंस इस कदर तरक्की न कर जाए कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर दे। 6 साल हो गए। सुब्रत की माँ की लाश एक कंटेनर में हिफाजत से रखी हुई है। अब आप कहेंगे ये क्या है, लेकिन सुब्रत की माँ अकेली नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया में 600 ऐसी फैमिली है जिन्होंने किसी न किसी अपनों की लाश को उसको दफनाने या अंतिम संस्कार करने की बजाय एक कंपनी के हवाले कर दिया और कहा कि आप इस बॉडी को हिफाजत से रखें तब तक जब तक कि मेडिकल साइंस इस काबिल न बन जाए कि मुर्दों को ज़िंदा कर दे। और वो दौर ज़रूर आएगा, चाहे वो 25 साल बाद आए, 50 साल बाद आए या 100 साल बाद आए। उनका यकीन है और ये कंपनी उनको भरोसा दिलाती है कि आने वाले वक्त में मेडिकल साइंस इस कदर तरक्की कर लेगी कि फिर हम मौत पर काबू पा लेंगे। जो इंसान जिसकी मौत हो गई है हम उसे ज़िंदा कर देंगे। लेकिन साथ ही कंपनी ये भी कहती है कि हम ज़िंदा उन्हीं को कर पाएंगे जिनकी लाश, जिनकी डेड बॉडी एक ख़ास जगह पर सुरक्षित रखी हो। वो लोग जिनका अंतिम संस्कार हो गया, जिनको दफना दिया गया, फिर वो कंकाल में तब्दील हो गए, उनको दोबारा ज़िंदगी हम नहीं दे सकते। लेकिन जिनकी पूरी लाश पूरी हिफाजत के साथ एक ख़ास टेम्परेचर में कुछ ख़ास दवाओं के साथ रखी हो तो हम उसे दोबारा ज़िंदा कर देंगे। और वो दौर आएगा जब मेडिकल साइंस मौत पर कामयाबी हासिल करेगी। इसे क्रायोनिक्स टेक्निक कहते हैं और ये कंपनी जो है दुनिया भर में जो मुर्दों को आने वाले वक्त में ज़िंदा करने का दावा करती है, ये उसी क्रायोनिक्स टेक्निक के ज़रिए अपना काम कर रही है। और अब तक दुनिया भर की 600 लाशें, 600 डेड बॉडीज़ इस कंपनी के अलग अलग ब्रांच में हिफाजत से रखी हुई हैं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, भारत हो, तमाम देश के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी अपनों की लाश इस कंपनी के हवाले कर रखी है और उसको हिफाजत से रखा है। अकेले सबसे ज़्यादा अमेरिका और रूस में इन 600 डेड बॉडी में से 50% ज़्यादा सिर्फ इन 2 देशों में, अमेरिका में और रूस में। अब सवाल ये है कि आखिर ये क्रायोनिक्स टेक्निक है क्या और लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सभी को पता है कि हर एक इंसान जो पैदा होता है फिर उसकी मौत होती है, तो फिर मौत के बाद ज़िंदा कैसे कोई कर सकता है? कि पूरी कहानी बहुत दिलचस्प है और इस कंपनी की कहानी भी दिलचस्प है और ये क्रायोनिक्स जो तरीका है ये भी बहुत दिलचस्प है। बात है 1965 की, 1965 की। 1965 में एक अमेरिका में
लाइफ एक्सटेंशन सोसाइटी बनी। कुछ लोगों ने, कुछ डॉक्टरों ने मिलकर इस सोसाइटी का गठन किया और उसका नाम रखा लाइफ एक्सटेंशन सोसाइटी। और इस सोसाइटी ने यह दावा किया कि हम मौत के बाद की ज़िंदगी पर काम कर रहे हैं। इस सोसाइटी ने ये कहा कि आने वाला वक्त इतना बेहतर होगा, इतनी हम तरक्की कर चुके होंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ख़ासतौर पर मेडिकल साइंस में, कि हम मौत पर काबू पा लेंगे। अगर कोई इंसान मर गया, हम उसे दोबारा ज़िंदा कर सकते हैं, तो मेडिकल साइंस इस लायक हो चुकी होगी। 1965 में ये लाइफ एक्सटेंशन सोसाइटी बनी। लेकिन अब सवाल, ये सोसाइटी तो बन गई, लेकिन कैसे साबित होगा कि आने वाले 25, 50, 100 साल के बाद लोग ज़िंदा होंगे? तो उन्हें एक अदद लाश की ज़रूरत थी कि एक डेड बॉडी मिल जाए और उसको हम सहेज कर रखेंगे, और आने वाले वक्त में जब मेडिकल साइंस इस लायक हो जाएगा तो हम उसमें जान फूंक देंगे। तो उन्होंने पहला ऑफ़र दिया इस सोसाइटी ने 1965 में, जब इस सोसाइटी का गठन हुआ, कि हम पहला ऑफ़र दे रहे हैं, कोई भी ऐसी फैमिली या कोई भी ऐसा शख्स जिसकी मौत होने वाली और उसे पता है कि वो मरने वाला है, अगर वो अपनी बॉडी हमें देना चाहे तो हम मुफ्त में उसकी बॉडी को सहेज कर रखेंगे ख़ास जगह पर, जहाँ वक्त आने पर हम उसे दोबारा ज़िंदा कर सकते हैं। अब ये बड़ी अटपटी मांग थी। कौन अपनी फैमिली का या कौन लोग अपनी बॉडी किसी को यूँ दान कर देंगे कि तुम उसको एक म्यूज़ियम में कहीं उस तरीके से रखो? क्योंकि हर धर्म में, हर रिलीजन में ये माना जाता है कि मौत के बाद की सारी रस्में होती हैं जिससे रूह या आत्मा को शांति मिलती है। तो उसी हिसाब से, अपने अपने धर्म के हिसाब से, मौत के बाद की तमाम अंतिम संस्कार की रस्में होती हैं। तो वैसे में कौन आएगा इस सोसाइटी के पास? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर बेडफोर्ड। ये अमेरिका के ही प्रोफेसर थे और उस वक्त ये किडनी के कैंसर से जूझ रहे थे और तब ये इलाज उसका मुमकिन नहीं था। तो जेम्स बेडफोर्ड ने जब ये पढ़ा लाइफ एक्सटेंशन सोसाइटी के बारे में कि आने वाले वक्त में साइंस जब तरक्की करेगी तो ये लोगों को ज़िंदा कर सकते हैं, तो उन्होंने इस सोसाइटी को अप्रोच किया और सोसाइटी से कहा कि देखो, मैं एक बीमारी से ग्रसित हूँ और मेरी मौत तय है, तो मैं रिटर्न में देता हूँ कि मौत के बाद मेरी बॉडी को मैं आपके इस जो भी आप करने जा रहे हो उसके लिए सौंप रहा हूँ। सोसाइटी को पहली लाश, और उन्होंने ऑफ़र दिया था कि जो भी अपना हमें देगा, हम उससे कोई खर्च नहीं लेंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि बॉडी को प्रिजर्व करने में बरसों खर्च लगता है। जैसे आप किसी स्टोरेज में कोई किराए पे लें या कहीं और, तो आपको रेंट देना होता है, पर उसने कहा हम आपसे कोई रेंट नहीं लेंगे और हम आपकी बॉडी को मुफ्त। लेकिन ये ऑफ़र सिर्फ पहली बॉडी के लिए थी, पहली लाश के लिए। और वो बेडफोर्ड थे प्रोफेसर, जिन्होंने इस पहले ऑफ़र को कबूल किया और अपनी बॉडी को अपनी मर्ज़ी से उन्होंने इस सोसाइटी के हवाले करने का वसीयत कर दी। वसीयत करने के बाद जब उनकी मौत नज़दीक आई तो उससे पहले उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर, प्रोफेसर ने, और वो सारी जो प्रॉपर्टी बेच के जो पैसे आए वो भी इसी सोसाइटी के नाम दान कर दिया। अब 1967 ये सारी कागजी कार्रवाई करने के 2 साल के बाद प्रोफेसर बेडफोर्ड की मौत हो जाती है। जैसे ही मौत होती है, लाइफ एक्सटेंशन सोसाइटी के लोग आते हैं और उनकी बॉडी को अपने साथ ले जाते हैं और क्रायोनिक्स टेक्निक है उसके ज़रिए उस बॉडी को वो रख देते हैं। आज 57 साल हो गए, 57 ईयर, 1967 से 2024। प्रोफेसर बेडफोर्ड की लाश लाइफ एक्सटेंशन सोसाइटी के एक जहाँ पे वो रखते हैं, जो उनका, वहाँ पे उसी तरीके से रखी हुई है, सहेज कर, इस उम्मीद में कि मेडिकल साइंस तरक्की करेगी और इनको हम जिंदा कर देंगे। अब यहाँ 2 सवाल उठता है। एक, इन लाशों को वो रखते कैसे हैं? और पहली बॉडी मैंने कहा मुफ्त, तो बाकी लाशें रखने के लिए अगर किसी की फैमिली में किसी की डेथ हो गई और वो चाहता है, उसे यकीन है कि आने वाले वक्त में शायद ये ज़िंदा हो जाए, तो फिर क्या उस पर कुछ खर्चा भी आता है? दोनों सवालों के पहले जवाब, फिर आगे की कहानी। असल में ये जो सोसाइटी है, लाइफ एक्सटेंशन सोसाइटी, इसी ने फिर एक कंपनी बनाई और उसका नाम रखा एल्कोर क्रायोनिक्स कंपनी। क्रायोनिक्स के नाम से ये ज़्यादा मशहूर है। अब इन्होंने ये कहा कि आने वाले वक्त में हमें यकीन है, चूँकि इनके एक जो टीम में है वो सारे डॉक्टर, एक्सपर्ट अलग अलग हैं, कि 25 या 50 या 100 साल के अंदर अंदर साइंस वहाँ तक पहुँच जाएगी, मेडिकल, जहाँ
मौत को हराएंगे और लोगों को दोबारा ज़िंदा करेंगे, पर उसके लिए हमें लाश चाहिए थी। तो इनका ये है कि प्रोफेसर बेडफोर्ड के बाद इन्होंने एक फ़ीस तय कर दी। क्यों? उन्होंने कहा कि भाई अगर हम किसी की बॉडी लेकर रखते हैं तो उस बॉडी को रखने का जो तरीका है फिर पता नहीं कितने बरस रखने पड़ेंगे, 100 साल भी लग सकते हैं, तो उसका मेंटेनेंस का भी खर्चा है। तो उन्होंने जो फ़ीस निकाली, और इस वक्त 2024 में इस कंपनी में अगर कोई इस उम्मीद पर कि आने वाले वक्त में वो ज़िंदा हो सकता है और अपनी लाश को सौंपना चाहता है या उसके घर वाले उसकी लाश को सौंपना चाहते हैं, तो फिर इस एल्कोर क्रायोनिक्स कंपनी को एक फ़ीस देनी होती है। वो फ़ीस क्या है? एक बॉडी को यानी एक लाश को प्रिजर्व करके रखने के लिए $2 लाख, लगभग 16 करोड़ रुपए एक बॉडी को प्रिजर्व करके रखने के लिए, और वो भी पता नहीं कब तक, क्योंकि जब साइंस तरक्की करे तब करे, तब तक तो आपको रखना है, कॉन्ट्रैक्ट यही है। तो एक बॉडी को प्रिजर्व करने के अमेरिकी $2 लाख यानी लगभग 16 करोड़ रुपए हो गए। और इसके अलावा ये एकमुश्त देना आपको, पहले जब आपने बॉडी दी उसी के साथ ये पैसे देने हैं। अब हर साल का मेंटेनेंस का खर्चा भी है जहाँ बॉडी रखी गई है, तो उस मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो $700 पर ईयर है, यानी कि लगभग 50,000 रुपये के आसपास एक साल में आपको मेंटेनेंस का देना है। कुछ ऐसे हैं जो पूरी बॉडी को नहीं रखना चाहते हैं, सिर्फ दिमाग को रखना चाहते हैं, तो उस दिमाग के लिए भी एक अलग से फीस जिसमें आप देकर रख सकते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, ये तो फीस हो गई। तो इससे पहले ये रजिस्टर्ड कराना पड़ता है एल्कोर क्रायोनिक्स कंपनी को कि भाई जो भी जिसे लगता है कि वो जब भी मरे तो पहले ये कि हमारी मौत होगी तो हम आपको अपनी बॉडी रिटर्न में दे रहे हैं कि आपको प्रिजर्व करना। वो एल्कोर कंपनी उनकी पूरी डिटेल लिख लेती है, उनके नंबर, एड्रेस, सब कुछ। और फिर जैसे ही उन्हें उसकी मौत की सूचना मिलती है, इनकी कंपनी के लोग फ़ौरन वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर उसके बाद उस बॉडी को बर्फ़ में पैक किया जाता है। बर्फ़ में पैक कर उसको एक दवा दी जाती है ताकि उस लाश के खून जमे नहीं। दिमाग तक ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई हो सके, इसके लिए मेडिसिन दी जाती है। मतलब आदमी मर चुका है लेकिन उसका ब्लड जमे नहीं, और उसके लिए मेडिसिन, दिमाग तक ऑक्सीजन पहुँचे, उसके लिए जो ज़रूरी मेडिकल टर्म में जो भी होता है वो देते हैं। ये सब करने के बाद फिर उस बॉडी को लाया जाता है और -130 डिग्री के तापमान में शरीर को पहले पूरी तरह से उस लाश को ठंडा कर दिया जाता है, -130 डिग्री में, बिल्कुल चिल ठंडा। और जब ये सब कुछ हो जाता है, इंजेक्शन कर दिया जाता है ब्लड के लिए, दिमाग के ऑक्सीजन के लिए, फिर -130 डिग्री में शरीर को एकदम ठंडा जब हो जाता है, तो फिर एक नाइट्रोजन से भरे हुए कंटेनर में, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं, नाइट्रोजन से भरे कंटेनर में उस लाश को उल्टा डाल दिया जाता है। मतलब सर नीचे की तरफ, पैर ऊपर की तरफ। अब इसकी वजह यह है कि अगर इतने बरसों तक लाशों को सहेज कर रखना है, कल को कंटेनर में कुछ लीकेज आ गया, कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो कम से कम कंटेनर की जो लीकेज हो तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो आखिरी वक्त तक उसके ब्रेन तक वो सारी चीज़ें रहे, वो बर्फ़ में रहे, ठंडा रहे, एक ख़ास तापमान में रहे, इसलिए नीचे की तरफ रखा जाता है। अब सवाल ये है कि कैसे रखा जाता है, ये तो सब कुछ आपको बता दिया, लेकिन ये क्रायोनिक्स तकनीक या टेक्निक है क्या जो दावा करती है कि आने वाले वक्त में साइंस की तरक्की के साथ मुर्दों को ज़िंदा कर देंगे? तो अमेरिकी एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर रिचर्ड गिब्सन, उन्होंने कहा कि जब मेडिकल साइंस या मेडिकल डॉक्टर बाकी चीज़ें किसी इंसान को मौत से बचाने में नाकाम हो जाते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में अगर उस शख्स की डेड बॉडी को एक ख़ास तरीके से रखा जाए ताकि बॉडी ख़राब भी ना हो और वक्त का इंतज़ार किया जाए, क्योंकि उम्मीद ये है कि मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर लेगी कि दोबारा से उसको ज़िंदा किया जा सकता है, तो इसी तरीके से उस बॉडी को प्रिजर्व करके रखने के लिए उसको ये क्रायोनिक्स टेक्निक नाम दिया गया है। और दुनिया भर में अब इसका चलन बढ़ रहा है। जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है, लोग इस कंपनी के पास आते हैं और कहते हैं कि हमारी भी आप जो है बॉडी को प्रिजर्व कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर भी अमीरी और गरीबी वाली बात है।
अब पैसे इतने हैं कि आम आदमी कहाँ से इतने करोड़ रुपए खर्च करेगा। तो जिनके पास पैसे हैं और जिन्हें उम्मीद है कि वो दोबारा ज़िंदा होंगे, वो इस कंपनी की तरफ जाते हैं कि हमारा संस्कार मत करो, हमें दफनाओ मत, हमें जलाओ मत, हमारी बॉडी को सहेज कर रख दो, क्या पता नसीब कल को ज़िंदा हो जाए। 2016 6 अक्टूबर लंदन की बात है। लंदन हाई कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा था। एक 14 साल की लड़की थी जिसका नाम है जिजी विशा। तो इस लड़की ने कोर्ट में, लंदन के हाई कोर्ट में ये दलील दी थी कि वो एक ऐसी बीमारी से जूझ रही है जिसमें उसका मरना तय है, और डॉक्टर ने उसे बता रखा तुम कितने दिन जियोगी, तो मैं चाहती हूँ, और उसकी उम्र थी सिर्फ 17 साल। तो उसने कहा मैं सिर्फ 17 साल की हूँ, मैंने ना दुनिया देखी ना कुछ देखी, लेकिन ये बीमारी हो गई और अब मैं मौत के कगार पर हूँ, मर जाऊँगी। मैंने इस क्रायोनिक्स तकनीक के बारे में सुना है और ये लंदन में पहला केस था इस तरह का। तो उसने कहा कि मुझे ये बताया गया कि आने वाले वक्त में मेडिकल साइंस इतनी तरक्की करेगी कि जिस बीमारी से मैं जूझ रही हूँ उस बीमारी पे भी काबू पाया जाएगा, बल्कि ज़िंदगी और मौत उस पर भी काबू पाया जा सकता है। तो इसीलिए मैं अदालत से ये गुजारिश कर रही हूँ कि सिर्फ 17 साल की उम्र में मैं चूँकि मर जाऊँगी, मैं चाहती हूँ कि मैं एक मौका लूँ कि अगर आने वाले वक्त में मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर ले और मुझे ज़िंदा कर सके तो मैं दोबारा ज़िंदा होना चाहती हूँ। और इसीलिए मैं अपनी तरफ से वसीयत करती हूँ और मैं कोर्ट से इजाज़त लेती हूँ कि मौत के बाद मेरी लाश को दफनाया ना जाए, क्योंकि वो क्रिश्चियन थी, बल्कि इस कंपनी को मैं अपनी डेड बॉडी देना चाहती हूँ और मैं इसको प्रिजर्व करके रखवाना चाहती हूँ, इस इंतज़ार में कि चाहे आने वाले 25, 50, 100 साल लग जाए, क्या पता मुझे ये लोग दोबारा ज़िंदा करते हैं। अब अजीब मुकदमा था कोर्ट में और ये क्रायोनिक्स कंपनी और उनके इस तरीके के बारे में बहस हुई और आखिरकार 6 अक्टूबर 2016 को कोर्ट ने फैसला दिया और कहा ठीक है, इस लड़की को चूँकि एक उम्मीद है और इसमें कोई बुराई नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से अपनी बॉडी को एक कंपनी को सुपुर्द करना चाहती है, सौंपना चाहती है, तो इसमें कानून आड़े नहीं आएगा और कोर्ट ने इजाज़त दे दी। 6 अक्टूबर 2016 को लंदन हाई कोर्ट ने इसकी इजाज़त दी। 17 अक्टूबर उसी महीने, यानी कि 11 दिन बाद 17 अक्टूबर 2016 को उसकी मौत हो गई। मौत के बाद वही कंपनी जो क्रायोनिक्स कंपनी L4, उसको उसने पहले ही सूचना दे रखी थी, उसके लोग आए, उसकी बॉडी को ले गए और इसी तरीके से प्रिजर्व करके रख दिया। 2016 की बात है, 8 साल हो चुके हैं। लंदन में उस कंपनी की एक जगह पर वो बॉडी अब भी वैसी प्रिजर्व करके रखी हुई, इस इंतज़ार में कि आने वाले वक्त में शायद उसे दोबारा ज़िंदा किया जा सके। अब ज़िंदा कब किया जा सकता है, 50, 100 साल कितने, इसकी कोई सीमा नहीं है। जब भी हो मेडिकल साइंस में क्रांति उस उम्मीद पर रखी हुई है। अब ये तो लंदन हाई कोर्ट की बात हुई, लेकिन पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग कानून है बॉडी को प्रिजर्व करके रखने की, और कई देश में है, कई देश में नहीं है। तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ की अदालतें क्या कहती हैं। लेकिन जहाँ जहाँ जो इजाज़त मिल जाती है वहाँ लोग इस कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। और ये कंपनी एक दावा करती है इस टेक्निक के बारे में सिर्फ ये कि एक उम्मीद पर कि यार 50 साल या 100 साल बाद वाकई ऐसी तरक्की हो जाएगी और हम जिंदा हो जाएंगे, तो आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। तो वो कुछ उदाहरण, कुछ मिसालें देते हैं। इन्होंने ये कहा एक बार कि एक खरगोश 2016 में एक खरगोश के दिमाग को क्रायोनिक्स तकनीक के ज़रिए उसी तरीके से रखा गया जैसे एक बॉडी को प्रिजर्व करके रखते हैं ये लोग। उन्होंने कहा कि कई हफ्ते बीत गए और उस खरगोश का दिमाग जब चेक किया गया तो पता चला कि अब भी ठीक है। तो इससे उन्हें बल मिला कि जो बॉडी रखी हुई है ये बिल्कुल ठीक ठाक है, और आने वाले वक्त में जैसे ही कोई ऐसा चमत्कार हो मेडिकल साइंस में कि हर बीमारी, हर चीज़ पर उखड़ती सांसें, बाकी चीज़ों पे धड़कन बंद हो जाए, नब्ज़ रुक जाए, लेकिन उसको चालू कर देंगे, तो ये सारी बॉडी, और तब तक इन्हें उम्मीद है कि इन बॉडी की अभी तादाद जिस तरीके से हाल के पिछले कुछ सालों में जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है इस क्रायोनिक्स टेक्निक के बारे में, कहते हैं कि यूरोप, अमेरिका, ख़ासतौर पर रूस, वहाँ लोग ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी के साथ एक तरह से अपना कांटेक्ट किया है और अपनी ख्वाहिश जताई है कि मौत के बाद वो अपनी बॉडी को उनको देना चाहते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे हैं।
लेकिन क्रायोनिक्स तकनीक से क्या ऐसा होगा, इसको लेकर पूरी दुनिया दो खेमे में बटी हुई। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ऐसा मुमकिन है, मेडिकल साइंस जिस तेज़ी से तरक्की कर रही है, बहुत मुमकिन है कि वो वक्त आए जब मुर्दों को ज़िंदा किया जा सकता है। लेकिन एक तबका ऐसा है जिनका कहना है कि मेडिकल साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, इंसान की उम्र और बाकी चीज़ों पे वो काबू नहीं पा सकता, और इसीलिए शायद ये सच ना हो। लेकिन इस सच और झूठ के बीच में 600 से ज़्यादा लाशें इस वक्त दुनिया के अलग अलग देशों में इसी क्रायोनिक्स कंपनी के उन गोडाउन में कहूँ या गोदाम ही कहें, ख़ास तकनीक के ज़रिए उसी तरीके से अलग अलग नाइट्रोजन भरे कंटेनर के अंदर उल्टे लटके हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो दिन आए जब साइंस तरक्की कर ले और ये तमाम मुर्दे ज़िंदा हो जाएं। अब पता नहीं, लेकिन नाइट्रोजन भरे कंटेनर में जितने ये उल्टे लाशें रखी हुई हैं, आने वाले 25, 50, 100 साल बाद, मतलब सोचने की चीज़ है कि क्या ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा हो गया, ये मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ, इससे कोई तथ्य और उससे मतलब नहीं है, सोच का कोई दायरा तो होता नहीं है। अगर मान लीजिए ऐसा हो गया कि जो 600 अभी तो है, आगे पता नहीं और कितनी तादाद बढ़ेगी, तो सिर्फ वही लोग ज़िंदा हो सकेंगे, और जिनकी मौत हो गई, जिनके संस्कार हो गए, जिनको दफना दिया गया, या बाकी अलग अलग धर्म के हिसाब से मौत के बाद जो भी चीज़ें होती कर दिया गया, तो फिर वो तो गए। कैसा हो सकता है? लेकिन इस एल्कोर क्रायोनिक्स कंपनी के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, ज़्यादातर क्राइम तक फैमिली मेम्बर जाएं और इसको अगर सर्च करें, तो आपको पता चलेगा कि ये कंपनी जो दावे कर रही है, ये सिर्फ दावा है। और चूँकि हर शख्स चाहता है कि मौत के बाद फिर ज़िंदा हो, तो क्या वो उसकी ख्वाहिश को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उन्हें लालच दे रहा है, या फिर सच में ऐसा कुछ हो सकता है? पता नहीं। दुनिया है, साइंस है, मेडिकल साइंस है, तरक्की भी है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इसी मेडिकल साइंस और बाकी चीज़ों से साइड हो जाए और सिर्फ धर्म और मज़हब के लिहाज से सोचें, तो फिर सारी चीज़ें ये बेकार हो जाती हैं। क्योंकि रिलीजन कुछ और बताता है, धर्म मज़हब कुछ और बताता है, और इधर ये साइंस कुछ और बता रहा है। देखिए क्या होता है। तो खैर, इस कहानी पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज सुशील नारायण सोनकामले, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुशील नारायण जी। और ये भेजा है मुकेश कुमार ने। जतिन कुमार और अमित कुमार दोनों भाई हैं, और इन दोनों का जन्मदिन आज एक साथ, तो हैप्पी बर्थडे जतिन एंड अमित। और विश किया है इनके तीसरे भाई मोहित कुमार ने। साथ ही आज लतिका राठौर, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे लतिका जी। और ये बेटी हैं मनोज राठौर की, तमिलनाडु से। अच्छा, राठौर जी बोल दिया, लतिका यार तुम तो बच्ची हो अभी। तो हैप्पी बर्थडे, खुश रहो हमेशा अच्छी, और माँ बाप का नाम रोशन करो। साथ ही आज गाजी अब्बास के भाई का भी बर्थडे है, लेकिन उन्होंने भाई का नाम ही नहीं लिखा। कमाल है, कोई बात नहीं, गाजी अब्बास साहब भाई साहब को भी विश कर दीजिएगा आप। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।